Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are starting a roundup series specifically for HCS prelims. जैसे कि अभी हमारे notifications out है. Now it's high time to revise the important facts of each and every subject. So here we are starting यहाँ पे हम roundup series start कर रहे हैं जिसमें we will revise the whole इंडियन पॉलिटी प्लस अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जिसके इंपॉर्टेंट हमारे जो फैक्ट्स होंगे उसके रिलेटेड, एंड सिमिलरली जो हम टॉपिक आज कवर करेंगे उसी के साथ इवनिंग में यू विल गेट द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दैट वी विल डिस्कस हेयर ओनली, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर होल स्टडी प्लस प्रॉपर आपका रिविजन हो जाए इन्हीं पर्टिकुलर लेक्चर्स में. सो हेयर वी विल कंप्लीट द होल पॉलिटी, ओके, एंड विद दैट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप लोग उसको वापस से रिवाइज कर चुके. सो वंस वी विल कंप्लीट विद टुडेज लेक्चर, उसके साथ आपको अगर इनके पर्टिकुलर नोट्स चाहिए होंगे, सो यू हैव टू डाउनलोड आर ऐप, O2IS Academy ऐप. उसमें HCS Prelims फोल्डर में आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल. उसके अंदर आपको राउंड ऑफ सीरीज की जितनी भी PDF होंगी, जो नोट्स होंगे, दैट यू विल गेट देयर. ओके, सो दैट्स ऑल. डू डाउनलोड द ऐप एंड रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स जो हम डेली डिस्कस करेंगे. वी विल कंप्लीट द होल पॉलिटी बट ओनली द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड देयर रिविजन क्वेश्चंस. Okay, so with that, today's topic is our making of Indian Constitution and Preamble. So इन दोनों इससे हमारी पॉलिटी बेसिकली स्टार्ट होती है, बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटी. तो पॉलिटी का मतलब कहीं ना कहीं है दैट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना. एंड व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टार्टिंग जो हम करते हैं दैट इज विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो दीज लेक्चर्स विल बी रिलेटेड टू योर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर HCS प्रीलिम्स. जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ each and every subject. Okay, so let's start with today's lecture. So the पहली चीज जो हमने बोला that is the Constituent Assembly of India के ऊपर बात की गई है. So basically अगर कॉमन उसमें देखें तो Constituent Assembly हम किसे बोलते हैं? The thing is, जिन्होंने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कौन इसके मेंबर्स थे, कैसे उनको इलेक्ट किया गया था. सो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैप्टर करते हैं. सो वी डिस्कस एवरीथिंग कि हाउ द मेंबर्स वर इलेक्टेड, क्या इसकी कंपोजिशन थी, कौन इसका प्रेसिडेंट था, कौन इसका वाइस प्रेसिडेंट था, हाउ द सीट्स आर अलॉटेड. सो फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं. सो स्टडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच कंपोज फॉर द ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब उस टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं, जब हमें आज़ादी मिली थी, उस टाइम के दौरान अगर देखा जाए तो हमारे प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे. तो बेसिकली ये क्या था, हमारा हर जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी एक ग्रुप था. ठीक है, सो उनका काम क्या था? ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को. बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कोर फंक्शन था, उन्होंने कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे जो हम देखेंगे आगे, बट द जो कोर फंक्शन था हमारा दैट वाज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी एंड अडॉप्टेड, द असेंबली इज डिसॉल्व्ड. उसके बाद हमारी प्रॉपर पार्लियामेंट आई थी. जो भी इलेक्शंस का कंसेप्ट था दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको बनाया गया था ओनली एंड ओनली फॉर टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज, सबसे पहली बात जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गई थी, दैट वाज इन द, इसमें आपको ध्यान रखना है सेशन, दैट इज अ लखनऊ सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, एंड इट वाज इन 1935, जब पहली बार INC ने भी डिमांड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. नेक्स्ट 1938 हरिपुरा सेशन. ये दो सेशंस आपको याद रखने हैं. लखनऊ का है, यू ऑल नो दैट इज इन यूपी, एंड हरिपुरा इज इन गुजरात. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दो सेशंस का नाम, और ये सेशंस कब कब कंडक्ट हुए हैं. सो वन इज इन 1935, जब पहली बार हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड की गई थी. नेक्स्ट इज 1938 में हरिपुरा सेशन में भी सेम डिमांड की गई थी. सो दिस वाज द थिंग विच वाज डन बाय द इंडियन साइड, जो इंडियन पॉलिटिशियंस ने जो बात की थी. ठीक है, वो बात कर रहे हैं हम इन दो सेशंस में INC के थ्रू. नेक्स्ट वाज आवर ब्रिटिश रिस्पॉन्स. तो ब्रिटिशर्स का इनमें क्या रिस्पॉन्स था? पहली बात जो उनकी आई थी दैट वाज इन 1940, दैट इज आर अगस्त ऑफर्स. लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि इंडियंस डिसाइड करेंगे, बट मेनली इंडियंस ने सारी की सारी पावर इंडियंस को नहीं दी गई थी. सो आपने ध्यान रखना है कि अगस्त ऑफर आया था 1940 में, बट दिस गॉट रिजेक्टेड. ठीक है, सेम इज विद नेक्स्ट 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया था. जो फाइनली जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था दैट वाज द मेन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था. ठीक है, लॉर्ड विवल उस टाइम पे हमारे
मेन हेड थे, ठीक है। तो इन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पे इस प्लान के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पर्टिकुलरली पिक्चर में आई थी, एंड दिस पर्टिकुलर प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। सो दीज आर द मेंबर्स। तो पहले मेंबर जो है दैट वाज लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इनको ध्यान रखिएगा बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द एचसीएस प्रीलिम्स एग्जाम तो उसमें कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस कि हाँ जी कौन मेंबर्स हैं, कब किसी चीज को बनाया गया है, ये चीज पूछी जा सकती है। सो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है जी। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा, बट वन मोर थिंग सॉरी, ब्रिटिश रिस्पॉन्स के लिए हम एक और चीज याद रखने के लिए अगर आपको शॉर्ट फॉर्म दे तो इट इज ACC। तो A इज फॉर अगस्त ऑफर, देन C इज फॉर क्रिप्स मिशन एंड देन इट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। सो फाइनली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके जो चीज हमारी एक्सेप्ट हुई थी दैट वाज आवर कैबिनेट मिशन प्लान, दैट इज इन 1946, और ये रहे उसके मेंबर्स, ठीक है जी। नाउ वी विल स्टडी कि हमारी कंपोजिशन क्या थी। सो बेसिकली कब बनी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट इज इन 1946। टोटल सीट जो हमारी अलॉट हुई थी दैट वर 389, जिसमें से 296 फॉर ब्रिटिश इंडिया by elections, election STV से, so you know that were the indirect elections। STV का आपको पता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो सिस्टम होता है उससे इलेक्ट किए गए थे, एंड 93 was for the princely states by nominations। ये कब की बात है, इट was in 1946 की हम बात कर रहे हैं, बट पार्टीशन के बाद चीजें चेंज हुई थी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हाउ थिंग्स वेरी, कैसे कैसे चीजों को डिफरेंस आया था। नेक्स्ट आपको एक चीज याद रखना है कि इंडिया इंक्लूडेड 15 women का नंबर याद रखिएगा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, मतलब जो हमारे प्रोविंसेस आए थे से दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से आने थे दे वर नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये आपको पर्टिकुलर चीज ध्यान में रखनी है। सो seats distributed between Muslim, Sikhs and general, 1 seat for 1 million population। You also know whenever it comes to India, आज भी जो हमारा seats का division का portion है that is on the basis of population, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखनी है। और किस किस में डिवाइड की गई थी सीट्स, दे वर द पॉइंट मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये है पर्टिकुलर स्लाइड जिसमें हम देखते हैं कि बिफोर पार्टीशन जो हमारे सीट थी वो 389 है, देन इट इज 296 एंड 93, देन आफ्टर पार्टीशन जो चीजें चेंज हुई थी टोटल स्ट्रेंथ रह गई थी 299 बिकॉज उसके बाद पाकिस्तान अलग हो चुका था। सो हमारी जो कंपोजिशन थी दैट इज रिलेटेड टू इंडिया, तो कितनी है 229 सीट्स फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 70 फॉर द प्रिंसली स्टेट। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फैक्चुअल बेस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज आर सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी, सो इट इज December 9, 1946। देखिए व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैप्टर यू विल गेट मेनी डेट्स कि कब पहली बार मिली थी, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट आती है। सो ये पर्टिकुलर चीजें आपको याद रखनी है। इनेक्टमेंट एनफोर्समेंट की डेट याद रखनी है कि किसमें कैसे डिफरेंस है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंप्लीटली फैक्चुअल। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट्स आपको माइंड में रखने होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हेड कौन था हमारा, सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें ध्यान रखना एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है किसी पर्टिकुलर कमेटी या ग्रुप के मेंबर, उनको हम प्रेसिडेंट बना देते हैं। सो उस टाइम जब कोई भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे तो पहले जो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया था दैट वाज द सच्चिदानंद सिन्हा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो पहली मीटिंग को जिन्होंने हेड किया था दैट वाज सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है जी। इट वॉज ऑन द फ्रेंच प्रैक्टिस। देन उसके बाद जो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट दैट वाज अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट इज HC मुखर्जी एंड वेटी कृष्णमाचार्य। ये ध्यान रखना कभी कभी इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फैक्ट क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली HC मुखर्जी का ही नाम अकेला लिया जाता है, बट ही वॉज ऑल्सो द सेकेंड इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। उसी में ही 2 वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था, ठीक है जी। सो ये पर्टिकुलर फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर सर BN राव, ये एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में लगा था दैट वाज 2 years 11 months एंड 18 days। सो दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज रिलेटेड टू ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू जैसे कब पहली मीटिंग हुई, किसने हेड की, कौन प्रेसिडेंट था, कौन वाइस प्रेसिडेंट था, कौन कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर था। सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज हम जो बार बार बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, जो बेसिकली व्हेन वी विल रीड द प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल का जो बेसिक सोर्स जहां से ऑब्जेक्ट आया था दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ओनली। तो ये जब पहली बार पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके ऊपर बात की थी। सो दैट वाज आर 13 December एंड 1946।
ठीक है, ये क्या दिखाता है, नॉर्मली जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं उसमें कोई प्रेफेस होता है, सो वी ऑनली वहाँ से हमें क्या पता लगता है कि वो बुक कैसी है, व्हाट उसमें क्या कंपोजिशन। सो बेसिकली प्रियम्बल भी हमारा ऐसा है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज़ है ये बता रहा था। उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स एडेड थे कि हम कैसा देश या अपने देश के लिए कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या प्रोविजंस हम देख रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज दैट, लेकिन उसको मॉडिफाई करके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब किया गया था, ये हम डायरेक्ट थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे किसके अंदर, जब वी विल स्टडी आर प्रियम्बल ऑल्सो। तो वो एक प्रिंसिपल्स बताने के लिए, तो उसको आज मॉडिफाइड वर्जन वो है हमारा प्रियम्बल। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ध्यान रखिएगा पहली बार इसके बारे में बात की गई थी 13 दिसंबर 1946 में। उसके बाद जो ये अडॉप्ट हुआ था दैट वाज 22 जनवरी एंड 1947। दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रियम्बल, इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब पहली बार बात की गई, दैट इज 13 दिसंबर 1946। और पास कब किया गया, इसको अडॉप्ट कब किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, इट इज 22 जनवरी एंड 1947। व्हेन इट कम्स टू द प्रियम्बल, उसकी अडॉप्टेड डेट अलग आएगी जो हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट इज दीज आर फंक्शंस। बेसिकली हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था किस चीज़ के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे। इस पर्टिकुलर पिक्चर को ध्यान रखिएगा। सो पहली बात है, दिस इज आर नेशनल फ्लैग, दिस इज आर नेशनल सॉन्ग, दिस इज आर कॉमनवेल्थ एंड दिस नेशनल एंथम। तो बेसिकली यही सब चीज़ें कि रेटिफाइड इंडियाज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। किसने किया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947 में, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस नेशनल फ्लैग को इस पर्टिकुलर डेट के साथ कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। इट इज 22 जुलाई एंड 1947। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की डेट सेम है, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल फ्लैग इट इज 22 जुलाई 1947. So that's all with the functions of the Constituent Assembly. Next we will see some committees. आपको पता है हर एक चीज़ को बनाने के लिए कुछ committees बनाई गई थी. So these are some of the important committees. तो पहले देखो, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी की जब बात की गई, सो जेपीएससी या कुछ भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी आप सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, सरदार पटेल जी के साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। सो ये सब चीज़ें कुछ कमेटी। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में वी विल स्टडी मोर कमेटीज। तो किसने किस कमेटी को हेड किया था ये आप याद रखिएगा। रीजन बीइंग, अगर कभी कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली हेड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा कि किस कमेटी को कौन हेड करते थे। बाकी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कमेटी है दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे, हमारे बी आर अम्बेडकर जी। लेकिन उसके साथ अब आपको एक और चीज याद रखनी है, इसके मेंबर्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सो दिस इज द स्लाइड विच यू हैव टू टेक केयर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हेड है हमारे डॉक्टर बी एंड अम्बेडकर, ये हम सबको पता है। बट देयर आर 6 अदर मेंबर्स, जिसमें से 2 पॉइंट आपको ये याद रखने की किसने किसको रिप्लेस किया था, बिकॉज यू ऑल्सो नो समटाइम प्रीलिम्स कंप्लीटली अबाउट द फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर फैक्ट्स के ऊपर बात आई तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इफ द चैप्टर विल बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कमिटीज के पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए, तो एन माधव राव रिप्लेस्ड बी एल मित्तर। पहले बी एल मित्तर थे, फिर उनको रिप्लेस किया किसने, एन माधव राव ने। टी कृष्णमाचारी किसको रिप्लेस किया इन्होंने, डीपी खेतान को। तो ये 2 पॉइंट्स वैसे याद रखना है। बाकी 4 चीजें, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर टेकन केयर ऑफ। मतलब एक तो हेड जो है हमारे बी आर अम्बेडकर जी प्लस 6 मेंबर्स, उसमें से भी 4 तो ठीक, 2 ने रिप्लेस किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद किस किस कमेटी के चेयरमैन है, तो दैट इज कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ये चीजें याद रखिएगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Next is Jawaharlal Nehru ji. He was the chairman of Union Constitution Committee, Union Powers Committee and the States Committee. Next is Sardar Patel. He was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights, Committee on Minorities and Tribal Excluded Areas, Provincial Constitution Committee. बाकी बी आर अम्बेडकर जी का हमने डायरेक्टली उसमें
पढ़ लिया है। नाउ देयर इज द टू टर्म्स जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली, दैट इज द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आपसे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट पूछी जाएगी तो याद रखिएगा इट इज 26 नवंबर एंड 1949। ठीक है जी। सो फाइनल रीडिंग कब हुई थी? नवंबर 14 में हुई थी। इनेक्टमेंट की डेट जो है दैट इज 26 नवंबर 1949। पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इलेक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कुछ हमारे प्रोविजंस इस पर्टिकुलर डेट को ही स्टार्ट हो गए थे, बाकी के जो प्रोविजंस है वो आए थे फिर जब हमने फाइनली एनफोर्स किया था, जिसको आज हम रिपब्लिक डे के टाइप में भी मानते हैं। रिपब्लिक डे, वी ऑल सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। ठीक है, बाकी प्रोविजंस उसमें, लेकिन कुछ प्रोविजंस जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इन सब के जो ये प्रोविजंस हैं ये 26 नवंबर 1949 से ही स्टार्ट हो गए थे। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि ऑल द प्रोविजंस आर स्टार्टेड इन 26 नवंबर, सो वो गलत हो, सॉरी 26 जनवरी, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज कुछ प्रोविजंस हमारे पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। सो इफ इट कम्स टू द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज 26 नवंबर 1949, बट व्हेन इट कम्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट इज आर 26 जनवरी 1950। और यही डेट क्यों चुना गया? बिकॉज 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। इसीलिए उस चीज़ को, उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए 26 जनवरी में ही इस पर्टिकुलर डेट को चूज किया गया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? हमारा प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, प्लस प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है उसके ऊपर हम डायरेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट केसेस। ठीक है, नाउ इस टाइम पे कितना है? 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हैं 12। सो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल्स के ऊपर अगर प्लस माइनस कुछ होता है सो जस्ट कीप अ टैप ऑन द करंट अफेयर्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ और जो बचे हुए फैक्ट्स है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमने देख लिया, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर टेम्पररी उसके जो हेड थे दैट वाज सचिंद्र नाथ सिन्हा। सिंबल क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट उसका? असेंबली का, दैट वाज एलिफेंट। सेक्रेटरी थे HYR अयंगर। ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज SN मुखर्जी, इट वाज अ ड्राफ्ट। चीफ एडवाइजर हमने देखा था, इट वाज BN राव। कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। टोटल एक्सपेंडिचर वाज 64 लाख। महात्मा गांधी वाज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो दीज वर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हियर वी कंप्लीट विद आवर चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही। दीज वर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज आवर प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल वी ऑल नो, हम हर बार पढ़ते हैं। सो दिस इज द थिंग, जो पूरा का पूरा हमारा इसकी जो वर्डिंग्स हैं, पर्टिकुलरली वेन एवर इट कम्स टू द प्रीएम्बल। अगर आप लोगों को ये वर्डिंग याद नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व ओनली एंड ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो कि है इसकी वर्डिंग्स। तो अगर आप लोगों ने इसको अभी तक याद नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसको प्रॉपर उसमें अरेंज कीजिए, उसके ऊपर हो सकता है किस चीज़ में जस्टिस दी गई है, लिबर्टी दी गई है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ये पॉइंट्स किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द एक पर्टिकुलर डेट इसमें मेंशन्ड है, वी द पीपल, सोर्स मेंशन्ड है, ये भी हम डिटेल में करेंगे भी, बट द थिंग्स यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर रीडिंग। अगर प्रीएम्बल का क्वेश्चन आया तो इट्स अ मैक्सिमम चांस कि आप इस पर्टिकुलर वर्डिंग से ही उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल बेसिकली है क्या? हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं उसका एक मैनुअल होता है जो हमें बताता है कि नॉर्मली वो चीज़ पूरी की पूरी कैसी है। सो सेम इज इट विद, अगर प्रीएम्बल को रीड करे कोई भी बाहर का इंसान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है इंडिया के, तो वो एटलीस्ट एक पिक्चर बना सकता है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन या ये पर्टिकुलर देश किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट, वी द पीपल, पहली वर्ड जो हम पढ़ते हैं दैट इज द वी द पीपल। तो वो क्या देता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी की। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई तो इसकी जो अथॉरिटी की सोर्स है वो कौन है? हमारे पीपल, मतलब हमारी आम जनता। ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड कॉन्स्टिट्यूशन। किसने इलेक्ट किया था? पीपल ने इलेक्ट करके भेजा, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको दी गई? दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ एडॉप्शन जो हमने लास्ट में पढ़ा जब हमने वर्डिंग देखी दैट वाज द 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट इज आर स्टार्टिंग करने से पहले कुछ वर्ड्स थे जो एक अमेंडमेंट के साथ ऐड हुए हैं, दैट इज द 46th अमेंडमेंट 1976 में पर्टिकुलर ये चीजें ऐड हुई। दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब पहले जो वर्ड था दैट वाज इंटीग्रिटी, लेकिन बाद में वो चेंज हुआ
यूनिटी ऑफ द नेशन वर्ड था, वो बाद में चेंज किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो बेसिकली इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बाद में ऐड किए गए, सो दैट वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, सो जब बात करेंगे कि हमारा नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो दीज आर द वर्ड्स जो हमें डिटेल में बताते हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ द स्टेट, ऐसा है हमारा देश, किस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। सो वी आर सॉवरेन, वी आर सोशलिस्ट, वी आर सेक्युलर, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी आर रिपब्लिक। ओके, सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल में नेचर ऑफ द स्टेट क्या दर्शाता है, तो वो है ये 5 चीजें। नेक्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके बाद की वर्डिंग्स दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ओके, सो द पहली चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द सोवरेनिटी। जब हम सोवरेनिटी पढ़ते हैं तो दैट इज ऑन द 2 पार्ट्स, एक होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी एंड दैट इज इंटरनल सोवरेनिटी। बेसिकली सोवरेनिटी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस। अगर आपको सोवरेनिटी से देखना है सो इट इज आर इंडिपेंडेंस। तो अगर एक्सटर्नल सोवरेनिटी की हम बात करते हैं तो उसका मतलब कि वी हैव द इंडिपेंडेंस टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, या फिर अपनी टेरिटरी को किसी और देश को देने के लिए हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है, वी कैन डिसाइड आर ओन। ठीक है, हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब हमारी गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड कर सकती है कि अगर हमने अपनी टेरिटरी किसी को देनी है या फिर हमें किसी से टेरिटरी लेनी है। कोई और कंट्री हमें नहीं बताएगा कि व्हाट शुड बी आवर डिसीजन। सेम इज विद अगर इंटरनल की बात करें, सो इट इज विद इन द स्टेट्स। जैसे आंध्र प्रदेश था, वहां से आंध्र प्रदेश तेलंगाना बनाया, तो हमने किसी यूएन या किसी की परमिशन नहीं ली, दैट विल बी आवर ओन इंडिपेंडेंस। ये हमारी सोवरेनिटी है दैट वी कैन डिस्कस। सो बेसिकली सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि दैट वी आर इंडिपेंडेंट, इट इज फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर्स बट डज नॉट सपोर्ट आइसोलेशनिज्म। मतलब हम अपने जो डिसीजंस हैं वो हम खुद लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के देश के साथ या बाकी वर्ल्ड के साथ डील नहीं करेंगे। वी हैव टू डील एंड वी हैव टू मेंटेन द पीस। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी और कहीं और भी अगर इंटरनेशनल पे बात की गई है, सो आर्टिकल 51 है दैट ऑल्सो टॉक अबाउट द सोवरेनिटी, कि मतलब हमें इंडिपेंडेंस तो है बट वी हैव टू ऑल्सो मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। ओके, नेक्स्ट इज आर सोशलिस्ट। तो ये कब ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इन्होंने क्या किया, बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट विल प्ले रोल। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिड नॉट इंक्लाइन टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। जब हम डीपीएसपी कंप्लीट करेंगे, सो बेसिकली जब भी बात डीपीएसपी की आती है उसके ऑब्जेक्टिव की आती है दैट इज टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। मतलब वी आर डेमोक्रेटिक, सबका ध्यान रखेंगे। कम्युनिस्टिक का मतलब क्या, पूरी की पूरी बात सिर्फ पूरी गवर्नमेंट के हाथ में है, बट हमारे साथ ऐसा नहीं है बिकॉज इंडिया फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट दोनों के पास प्रॉपर पावर्स हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी जो हम लोग फॉलो करते हैं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म मतलब स्टेट सोशलिज्म, जिसका मतलब कि सारे के सारे डिसीजंस रिलेटेड टू मार्केट जो होंगे दैट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो हम जो लोग फॉलो करते हैं दैट इज आर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, नेक्स्ट इज सेक्युलर, इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है, तो सेक्युलर का मतलब क्या है कि स्टेट पर्टिकुलरली कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करता है। आप सबके पास अपनी इंडिपेंडेंस है कि आप अपना रिलीजन फॉलो करें, लेकिन द थिंग इज आपके रिलीजन की वजह से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। बट द थिंग इज वी आर सेक्युलर दैट वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, दैट्स इट। आपको स्टेट नहीं बोल सकता, स्टेट मतलब गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट इज 25 से 28 व्हेन वी विल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स। जब हम उसका रिवीजन करेंगे तो रिलीजन के ऊपर जो बात की गई है दैट द आर्टिकल 25-28। तो अगर सेक्युलर कंसेप्ट के बारे में पूछा जाए तो प्रियम्बल में बात की गई है, उसके बाद कहीं बात की गई है दैट इज इन आवर फंडामेंटल राइट्स। Okay, only secular state can realize the objective to ensure one religious community should not dominate other. Next is the thing is point is इतने सारे रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में, सो वी आर सेक्युलर ताकि हर एक रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट मिले। कोई पर्टिकुलर रीजन डिपेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी कितनी पॉपुलेशन है या नहीं, हर एक रिलीजन को फॉलो करने की बराबर छूट हो। बस एक्सेप्शन एक है कि यू शुड नॉट हार्म एनीवन। उसके बाद हम एक केस पढ़ते हैं दैट इज शुरुरमुर्द केस, जिसके ऊपर बात की थी डॉक्ट्रीन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस। सुप्रीम कोर्ट गेव दिस डॉक्ट्रीन टू प्रोटेक्ट ओनली सच रिलीजियस प्रैक्टिस विच आर इंटीग्रल टू रिलीजन एंड डज नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट। बोलने का मतलब अगर आपका कोई ऐसी प्रैक्टिस है आपके रिलीजन की जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है,
कभी जैसे कि एग्जाम्पल ऐसे समझो ट्रिपल तलाक, अगर ट्रिपल तलाक नहीं रहेगा तो क्या मुस्लिम धर्म उसमें नहीं होगा? सेम विद द हिंदुइज्म, एक तांडव नृत्य करके था। सो दीज आर द नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, इससे रिलीजन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट दीज आर वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री वी द पीपल, पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो हम फॉलो करें दैट इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी इलेक्ट द पीपल एंड देन they decide the particular things. But when it comes to the direct democracy, so these are the terms which we study, that is the initiative, referendum, plebiscite and recall, and then indirect democracy which we follow. So initiative is right of the people to make a proposal, इसमें जनता अपने आप एक proposal बनाएगी। referendum is right to accept or reject, veto to the people, एक proposal government देगी, या तो लोग उसको accept कर सकते हैं या reject कर सकते हैं। plebiscite right to people to show their opinion, इसमें government लोगों से उनका opinion मांगेगी कि आप लोगों का क्या opinion है। then recall right of the people to call back their representative, मतलब आपने किसी को elect करके भेजा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो you should have means the people should have the right to recall that particular representative. So these are the provisions under the direct democracy, ठीक है। but when it comes to the indirect democracy, so just ध्यान रखिएगा अपने इंडिया को कि आप इलेक्शंस लेंगे, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के द्वारा आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे एंड देन दे विल टेक द डिसीजंस फॉर द कंट्री। कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बेसिकली हमने क्या देखना है कि पावर किसके पास होनी चाहिए? पीपल। कोर क्या है? हमारा पीपल, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द पीपल का एनरोलमेंट पावर, तो ये है हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज द वर्ड इज रिपब्लिक। रिपब्लिक में होता है लेक्स रेक्स, सबने एक टर्म सुने होंगे, दैट लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉ सबसे बड़ा है, ठीक है। सो देयर इज द टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एक होता है मोनार्की एंड वन इज द रिपब्लिक। मोनार्की क्या है? हेरिडिटरी, जैसे यूके में होता है कि राजा का बेटा राजा। बट व्हेन इट कम्स टू रिपब्लिक, सो वी आर अ रिपब्लिक कंट्री, इसमें इलेक्शंस होते हैं, इसमें कुछ भी हेरिडिटरी नहीं है। हमारा जो इलेक्टेड हेड है दैट इज द प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे इलेक्टेड हेड है, नॉमिनल हेड है, जो मेन हेड उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिनको बोला जाता है दैट इज आवर प्रेसिडेंट। सेम इज विद यूएस ऑल्सो। देन इट कम्स टू द पॉइंट जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस जब हमने अगर आपको वो जो वर्डिंग्स है वो याद है, सो इट इज रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक जस्टिस इसमें बात की गई है, और अगर इसके बाद कहीं इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, सो दैट इज इन आर DPSPs। नेक्स्ट इज आइडिया टेकन बाय रशियन रेवोल्यूशन। कहाँ से जस्टिस का आइडिया कहाँ से लिया गया था? दैट वाज इन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन से। सो सोशल जस्टिस मीन्स सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल जस्टिस होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर बात आई तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सबको अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए सबके पास बराबर हक होना चाहिए। वेल्थ ऐसा नहीं हो कि सबको एक ही उस पर चली जाए, या फिर आप अमीर गरीब के ऊपर आप किसी को भेदभाव कर रहे हैं, नो। So that is the economic justice. Then it comes to the political justice, that right to vote, equal free and fair right without any discrimination to fight in the political opportunities। मतलब सबके पास एक कुछ नॉर्मल प्रोविजंस होने चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एज है, कुछ लोकसभा में एक अलग एज है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जैसे अगर एज का क्राइटेरिया रखा गया, अगर जैसे वो फुलफिल हो उसके बाद कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबके पास जो पर्टिकुलर कंडीशंस मेंशन्ड है उनको पूरा करने के बाद कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। अगर लिबर्टी की बात करें तो इसका मतलब है टू बी फ्री। तो लिबर्टी किस किस की दी गई है? दैट इज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइडिया कहाँ से बोरो किया गया है। तो लिबर्टी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, आपकी खुद की लिबर्टी, आपकी फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम डिस्पोटिक रूल एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सिंपली बात, आपको लिबर्टी मिलनी चाहिए। यू शुड हैव द फ्रीडम फॉर समथिंग, दैट इज फॉर कुछ सोचने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीव, फेथ, वर्शिप। जो इनकी एक्सेप्शंस है दैट वी विल स्टडी इन द फंडामेंटल राइट, कि पर्टिकुलर चीज को लेके क्या एक्सेप्शंस दी गई हैं, ठीक है। लिबर्टी कंसीडर्ड इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है कि नॉट एब्सोल्यूट मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस, ओके। नेक्स्ट इज द वर्ड इक्वालिटी।
द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एन स्पेशल प्रिविलेजेस। बाकी उसमें भी जब हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे देन वी स्टडी सम एक्सेप्शंस, कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा देर सम बैकवर्डनेस, तो उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाना, वेमेन के लिए कुछ प्रोविजंस बनाना, चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन बनाना। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारी इक्वालिटी को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिविक इक्वालिटी एंड देन आर्टिकल 14 से 18, दिस वी विल डिस्कस इन द फंडामेंटल राइट चैप्टर इन डिटेल, जब बात होती है सारी की सारी व्हेन इट कम्स टू सिविक इक्वालिटी। ध्यान रखना, राइट टू इक्वालिटी चैप्टर जो फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39 व्हेन वी विल स्टडी डीपीएसपीज, पॉलिटिकल इक्वालिटीज आर्टिकल 325 एंड 326 जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि व्हाट आर दीज पर्टिकुलर आर्टिकल्स। तो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 321, सो नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। बोलने का मतलब ये कि व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 325 दैट इज ऑल कि इलेक्ट्रल रोल के लिए आप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओनली द क्राइटेरिया यू शुड फॉलो दैट यू शुड बी 18+ एज एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये दो चीजें होगी उसके बाद आपके पास अधिकार है कि आप इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 326, द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात कहाँ की गई है हमारे पास आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट इज हमारा वर्ड फ्रेटर्निटी, रेफर्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द सिटीजन्स। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, सब मिलजुल के रहिए। Next is dignity of the individual, fraternity by the system of single citizenship and fundamental duties। बोलने का मतलब जब हम बात करेंगे यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ हिमाचल, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ हरियाणा, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबको एक इक्वल बात बोली गई। कोई भी ये नहीं बोल सकता नहीं मैं यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं, बट सिटीजनशिप जो है हमारा सिंगल ही है। सो दैट इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यू ऑल बिलोंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्ड नेशनल यूनिटी, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेटर्निटी आर्टिकल 51, वासुदेव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड बीइंग अ फैमिली, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ही फैमिली है। सेम थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द फ्रेटर्निटी वाला चीज, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मेंशन कराते हैं कि हाँ हम एक ही देश है, भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, सो दिस इज द टर्म जो हम लोग फॉलो भी करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट इज द मेन क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द प्रीएम्बल कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। सो दीज आर द 3 केसेस। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया, इसमें आपको पर्टिकुलर डेट्स और केस याद रखना है और किस केस में क्या बोला गया था ये आपको ध्यान में रखना है। केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था। LIC ऑफ इंडिया केस इज इन 1995। नाउ वी विल स्टडी द डिटेल factors related to this. When it comes to the Berubari case 1960, इन्होंने बोला the Supreme Court that preamble was not a part of the Constitution. Then above opinion was reversed in the Keshwananda Bharati case. KBC case आपको वैसे भी पता होना चाहिए। This was the case जब से हमारी Constitution की सबसे important चीज आई थी, that is the basic feature of Constitution. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। मतलब जो हमारे प्रिंसिपल फिलोसफीज है ये सब किस में एक्सप्लेन किए गए हैं, हमारे प्रीएम्बल में ही। दिस ओपिनियन वाज फर्दर क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द LIC ऑफ इंडिया केस का बाय 1995। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चीज ध्यान रखिएगा व्हेन एवर इट द क्वेश्चन विल कम कि दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर आर समथिंग दैट इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। आप ना इससे कोई पावर ले सकते हैं, मतलब लेजिस्लेचर ना ही जनता इसको लेके जा सकती है कि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है तो यहाँ पे लेजिस्लेचर की पावर पे रोक लगाई जाए। थिंग इज इट इज नॉन जस्टिसेबल, दैट इज इट प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। सो इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द पार्ट। इज इट जस्टिसेबल? नो इट इज नॉट जस्टिसेबल। इज इट एनफोर्सेबल? नो इट इज नॉट एनफोर्सेबल। So these were the important facts and figures related to our chapter making of Indian Constitution and the preamble. So that's all with this. Do revise this इस particular lecture की अगर आपको PDF चाहिए so that you have to download from the app, O2 app को आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद HCS टेस्ट सीरीज के फोल्डर पे जाके फ्री रिसोर्स मटेरियल का आपको फोल्डर मिलेगा। There you will get the PDF of this particular lecture and evening you will get the particular session for the questions of this particular lecture of these 2 topics. Thank you so much. Have a nice day. Do revise this.